अब वीडियो के शुरुआत में पहले मैं आप लोगों से बता दूं, आज हम लोग एक बहुत ही अजीबोगरीब केस से गो थ्रू करेंगे। शायद मैंने ऐसा केस कभी भी कवर नहीं किया, इसीलिए इस केस को ध्यान से सुनिएगा। मैं पहली बार आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही कुछ चीजें बता रहा हूँ। देखिए, अगस्त साल 1992 के 11 दिन तक पूरा देश हैरान था कि जब उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज यानी ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टबैको एंड फायर आर्म्स, यूएस मार्शल सर्विस और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लोकल लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलकर इडाहो के पहाड़ों में एक छोटे से केबिन को घेरते हुए देखा। जब ये सब खत्म हुआ, 3 लोग मर चुके थे और गवर्नमेंट फेड मीडिया स्पिन मशीन फुल स्पीड पर चल रही थी ताकि ये समझाया जा सके कि रूबी रिज पर असल में क्या हुआ था। रैंडी वीवर कौन था, उसे फेडरल गवर्नमेंट और जस्टिस डिपार्टमेंट ने टारगेट क्यों किया हुआ था, रूबी रिज पर असल में क्या हुआ था उस दिन, फेडरल सरकार को अपने एक्शन के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया गया। आगे बढ़ने से पहले अब जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, देखिए मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। रैंडी वीवर 4 भाई बहनों में से एक था जो क्लैरेंस और विल्मा वीवर के यहाँ विलिस्का, आयोवा में 3 जनवरी साल 1948 को पैदा हुआ था। उसका परिवार डिवोट क्रिश्चियन था, मगर एक ऐसी चर्च ढूंढने में परेशान था जो उनके बिलीफ से मैच करे। इसी वजह से वो एवेंजेलिकल, प्रेस्बिटेरियन और बैप्टिस्ट चर्चेस के बीच शिफ्ट करते रहे। साल 1966 में जेफरसन हाई स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद वीवर ने आयोवा सेंट्रल कम्युनिटी कॉलेज को ज्वाइन किया, लेकिन साल 1968 में उसने उसे छोड़ दिया और वियतनाम वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट आर्मी को ज्वाइन कर लिया। उसे फोर्ट ब्रैग, नॉर्थ कैरोलिना भेजा गया, जहां उसने स्पेशल फोर्सेस के लिए डिमोलिशन कॉम्बैट इंजीनियर कोर्स में ट्रेनिंग ली। 1971 में उसका डिस्चार्ज हो गया, बिना कभी वियतनाम जाए या कॉम्बैट देखे ही। वीवर ने नवंबर साल 1971 में विकी जॉर्डिसन से शादी की, जो फोर्ट जॉर्ज, आयोवा के फर्स्ट कांग्रेचुलेशंस चर्च में हुई। वीवर ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न आयोवा में एडमिशन लिया, पर 1 सेमेस्टर बाद ही उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे जॉन डीरे ट्रैक्टर फैक्ट्री में अच्छी नौकरी मिल गई। उनकी बीवी विकी पहले एक सेक्रेटरी थी, फिर बाद में वो एक हाउसवाइफ बन गई। विकी वीवर एपोकैलिप्स पर पक्की विश्वास रखती थी और चाहती थी कि उनका परिवार मेन सोसाइटी से अलग हो जाए। साल 1983 में उन्होंने $5000 में बाउंड्री काउंटी इडाहो में 20 एकड़ का एक रिमोट एरिया खरीदा और वहां एक केबिन बनाया। उनका मानना था कि इंटररेशियल मैरिज गलत है और उनकी क्रिश्चियनिटी आइडेंटिटी बिलीफ के मुताबिक ज्यूज नकली है और व्हाइट प्रोटेस्टेंट असली इसराइल के वंशज हैं। वीवर ने सरकार से दूर रहने का फैसला लिया और खुद को सेपरेटिस्ट कहने लगा। साल 1995 में यूएस सेनेट जुडिशरी कमेटी के सामने उसने अपनी बिलीफ पर कहा, मैं एक नफरत से भरा रेसिस्ट नहीं हूं, पर मैं मानता हूं कि रेसेस अलग रहनी चाहिए। हम दुनिया से दूर रहना चाहते थे ताकि हमारे बच्चे एक अच्छी जगह पर बड़े हो सके। रैंडी वीवर का आर्यन नेशन के लोगों से अच्छी दोस्ती थी, पर वो कभी उनका मेंबर नहीं बना। फिर भी 1980s के आखिर में वो हेडन लेक इडाहो में उनके कंपाउंड पर जाता रहता था। आर्यन नेशंस पहले से फेडरल गवर्नमेंट के वॉच लिस्ट में थी, जैसे पहले कू क्लक्स क्लैन थी। देखिए, केस शुरुआत में थोड़ा आप लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, इसीलिए इसे ध्यान से सुनिए। साल 1998 में वीवर ने काउंटी शेरिफ के इलेक्शन में लड़ने का फैसला लिया, जिसमें उसका स्लोगन था गेट आउट ऑफ जेल फ्री। उसका मानना था कि अमेरिकन को फेडरल टैक्सेस नहीं देने चाहिए। उसका अपने पड़ोसी से जमीन का विवाद हो गया, जो बाउंड्री काउंटी शेरिफ के पास गया और बोला कि रैंडी वीवर ने प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन और इडाहो के गवर्नर को मारने की धमकी दी है। इस वजह से सीक्रेट सर्विस ने रैंडी वीवर से सवाल जवाब किए, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद वो और ज्यादा रिक्लेसिव हो गया और सरकार से नफरत करने लगा। साल 1989 में वीवर की मुलाकात अंडरकवर एटीएफ एजेंट केनेथ फेडली से हुई, जो गस मैक्सियानो नाम से एलाइस यूज कर रहा था। गवर्नमेंट के मुताबिक 3 साल की दोस्ती के बाद रैंडी वीवर ने फेडेले को 2 सफेद ऑफ शॉटगन्स बेचने की हामी भरी।
उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए जिसमें उसने कहा कि वो हर हफ्ते 4 से 5 इलीगल शॉटगन सप्लाई कर सकता है। ये एक ट्रैप था। दिसंबर साल 1990 में फेलिनी वेपन्स चार्जेस रैंडी वीवर के ऊपर लगाए गए। इसी दौरान रैंडी वीवर ने अपने किराए के घर से निकलकर रूबी रिज आइडाहो के एक और केबिन में शिफ्ट हो गया। जनवरी साल 1991 में 3 फेडरल एजेंट्स ने उसके घर के आसपास स्ट्रैंडेड मोटर्स बनकर दिखावा किया और जैसे ही रैंडी वीवर मदद करने आया उसे काउंटी शेरिफ के साथ मिलकर अरेस्ट कर लिया। रैंडी वीवर का कोर्ट डेट 19 फरवरी साल 1991 का था, लेकिन गलती से 20 मार्च 1991 को नोटिस भेजा गया। जब रैंडी वीवर सही डेट पर कोर्ट नहीं पहुंचा, गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ बेंच वारंट निकाल दिया। एटीएफ ने उसे आर्यन नेशन के अगेंस्ट इन्फॉर्मेंट बनने को कहा, पर वीवर ने साफ मना कर दिया और आर्यन नेशंस को बता भी दिया। विकी वीवर बहुत गुस्से में थी। उसने यूएस अटॉर्नी मॉरिस ओ एल्सवर्थ को लेटर लिखा जिसमें उसे सर्वेंट ऑफ द क्वीन ऑफ बेबीलोन कहा और लिखा, तुम्हारी लॉलेस सरकार की बदबू स्वर्ग तक पहुंच गई है। उसने ये भी धमकी दी कि अगर गवर्नमेंट एजेंट्स उनके घर आए या उनके बच्चों को ले जाने की कोशिश की तो हिंसा होगी, बहुत ही बुरी तरीके से। वीवर ने अपने घर के 300 यार्ड रेडियस में एक किल जोन डिक्लेयर कर दिया था और बोला था कि जो भी बिना परमिशन आएगा उस पर गोली वो चलाएगा। 21 अगस्त साल 1992 को यूएस मार्शल सर्विस को अरेस्ट करने आई, जो 11 दिन का स्टैंड ऑफ शुरू होने का कारण बना। गवर्नमेंट को शक था कि अंदर कोई होस्टेज हो सकता है, इसलिए एफबीआई होस्टेज रेस्क्यू टीम को भी बुलाया गया। तब तक रैंडी वीवर के 4 बच्चे भी केबिन में थे। पहली थी सरा जिनकी उम्र थी 16 साल, दूसरे थे सैमुअल जिनकी उम्र थी 14 साल, तीसरी थी रेचल जिनकी उम्र थी 10 साल और चौथी थी एलिसेबा जो सिर्फ 10 महीने की ही थी। जैसे ही न्यूज मीडिया को पता चला, पूरे देश और दुनिया भर में चर्चा होने लगी। अटॉर्नी जनरल पर जल्द ही केस निपटाने का प्रेशर भी था। फिर 21 अगस्त साल 1992 को मार्शल और वीवर के सपोर्टर के बीच एनकाउंटर भी हुआ। डेप्यूटी यूएस मार्शल विलियम फ्रांसिस देगन और 14 साल का सैम वीवर मारे गए। 22 अगस्त साल 1992 को एफबीआई स्नाइपर्स आए और उनको स्पेशल रूल ऑफ एंगेजमेंट दिए गए। कोई भी आर्म्ड एडल्ट केबिन से बाहर आए तो शूट करना अलाउड था। इसी दिन एफबीआई स्नाइपर लॉन रुचि ने सोचा कि वीवर और केविन हैरिस एफबीआई हेलीकॉप्टर पे अटैक करने वाले हैं और उन्होंने गोली चला दी। पहला शॉट रैंडी वीवर के आर्म पर लगा। हुरिची ने दूसरा शॉट चलाया जो हैरिस के लिए था जब दोनों आदमी केबिन की तरफ भाग रहे थे। ये गोली 43 साल की विकी वीवर के फेस पर लग गई जब वो अपनी छोटी बेटी को केबिन के फ्रंट डोर के पीछे लिए खड़ी थी, और यही गोली हैरिस को भी चोट पहुंचा गई। विकी वीवर की मौत तुरंत हो गई, पर उनका शव केबिन के अंदर 11 दिन तक रहा। बाद में हिरुचि ने क्लेम किया कि उसे नहीं पता चला था कि वहां कोई और भी था, लेकिन एक स्केच जो उसने शूटिंग के अगले दिन होटल स्टेशनरी पर बनाया था ये दिखाता है कि शायद उसे किसी और दूसरे शख्स की भी मौजूदगी का एहसास था। अगले दिन HRT जो ये नहीं जानती थी कि पिछले दिन उन्होंने विकी वीवर को मार दिया था, उन्होंने तीसरे दिन सुबह मेगाफोन से पूछा कि उसने विकी और बच्चों ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया। ये सुन के वीवर परिवार को ये सब बहुत ही डरावना लगा, क्योंकि उन्हें लगा था कि HRT को पता चल गया होगा कि उन्होंने आखिर क्या किया है। FBI और मार्शल ने एक ग्रीन बेरेट वॉर हीरो बो ग्रिट्स को नेगोटिएटर के रूप में बुलाया। ग्रिट्स की कोशिशों के चलते वीवर मान गया कि हैरिस को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और उसे 30 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रिट्स ने रैंडी वीवर और उसके 3 बेटियों को समझाया कि वो सरेंडर कर दे, जो कि उन्होंने अगले दिन कर दिया। रैंडी वीवर पर 10 बड़े जुर्म लगाए गए, जिसमें एक यूएस मार्शल डीगन की हत्या की साजिश, फेडरल फायर आर्म्स कानून तोड़ने की साजिश और हमला जैसे आरोप शामिल थे। कुल 10 केसेस थे। प्रसिद्ध काउबॉय अटॉर्नी जेरी स्पेंस वीवर के वकील थे और उन्होंने सक्सेसफुली ये डिक्लेयर किया कि वीवर के एक्शन स्वयं रक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के लिए थे। स्पेंस ने रक्षा पक्ष के लिए कोई भी गवाह नहीं बुलाया, बल्कि एफबीआई एजेंट और फॉरेंसिक टेक्नीशियन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया। केस के जज ने बाद में 2 आरोप हटा दिए क्योंकि प्रोसिक्यूशन के गवाहों की गवाही
एक दूसरे से अलग थी और यह भी साबित हुआ कि वीवर को एटीएफ एजेंट केनेथ फेडली ने शॉटगन सप्लाई करने के लिए अप्रोच किया था। ये एक एंट्रैपमेंट था और इसी वजह से जज ने 2 केस को हटा दिया। बाद में बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि रूबी रिज सीज के दौरान बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स को हटा दिया गया। इतने रिलैक्स कर दिया कि एफबीआई स्नाइपर को बिना हथियार वाले लोगों को गोली मारने की छुट्टी मिल गई। लैरी पॉट्स को उनकी एफबीआई पोजीशन से हटा दिया गया और 4 और एफबीआई अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया जब तक एक क्रिमिनल जांच ये नहीं दिखा लेती कि क्या उन्होंने एविडेंस छुपाया था जो दिखाता है कि डेडली फोर्स के नियम बदले गए थे। वीवर को सिर्फ एक चार्ज कोर्ट में हाजिर न होने के लिए दोषी पाया गया, जिसके लिए उसने $10,000 का जुर्माना और 18 महीने की जेल दी गई। पर क्योंकि उसने 14 महीने पहले से ही जेल में बिताए थे, इसीलिए सिर्फ 3 और महीने काटने के बाद उसे छोड़ दिया गया। उसका दोस्त केविन हैरिस सभी आरोपों से बरी हो गया। इसके बाद एफबीआई की भी काफी आलोचना हुई। जस्टिस डिपार्टमेंट की एक जांच ने एफबीआई की निंदा की। उन्होंने सही तरीके से इंटेलिजेंस कलेक्ट नहीं की और बिना परमिशन के गोली भी चला दी। इन्वेस्टिगेशन में यह भी चीज सामने आई कि हॉरिची ने जब दूसरी बार गोली चलाई उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हैरिस और वीवर सिर्फ कवर लेने के लिए भाग रहे थे और दोनों बिना हथियार के थे। इंक्वायरी ने यह भी कहा कि हॉरिची ने बिना वजह केबिन के दरवाजे पर गोली चला के दूसरों की जान खतरे में भी डाल दी थी। पर यूएस अटॉर्नी जनरल ने फैसला किया कि हॉरिची पर कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वो अपना काम कर रहे थे। इसके बाद एडाहो के लोकल प्रोसिक्यूटर ने हॉरिची पर इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर का मुकदमा चलाया, पर केस फेडरल कोर्ट में चला गया, जिसमें यह डिसीजन दिया गया कि क्योंकि हॉरिची अपने ऑफिशियल ड्यूटी में था, इसलिए उसे प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिलती है। अपील कोर्ट्स ने इस फैसले को अप्रूव कर दिया, लेकिन एक दूसरे बड़े पैनल ने फैसला दिया कि हॉरिची को ट्रायल फेस करना पड़ेगा। इससे पहले कि एक और बड़ा पैनल फैसला सुनाता, एडाहो ने केस वापस ले लिया और पहले दिए गए 3 फैसले खत्म कर दिए गए। अब इस पूरे इंसिडेंट की वजह से एफबीआई के कई लोगों को सस्पेंड या डिमोट कर दिया गया, जिसमें से एक थे एचआरटी कमांडर रिचर्ड रॉजर्स। वो वैको सीज के दौरान कमांडर थे, पर किसी भी सरकारी व्यक्ति पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा। सिर्फ लॉन हॉरिची पर मैनस्लॉटर का केस हुआ, जो बाद में छोड़ दिया गया। इसके बाद रूबी रिज इंसिडेंट की बहुत ही ज्यादा आलोचना हुई और एक बड़े एंटी गवर्नमेंट आंदोलन का हिस्सा बन गया, खासकर उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि सरकार बिना संवैधानिक नियंत्रण के ज्यादा शक्ति का उपयोग करती है, खासकर दूसरे अमेंडमेंट के मामले में। साल 1995 में न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार केन फ्यूजन ने वीवर का इंटरव्यू लिया, जिसने वीवर ने यह माना कि 1991 में कोर्ट में नहीं जाना उसकी गलती थी। अब अगस्त साल 1995 में यूएस गवर्नमेंट ने वीवर परिवार लगाए द्वारा जो भी केस थे उनको सिविल लॉसूट अवॉइड करने के लिए कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट किया, जिसमें वीवर की 3 बेटियों को $10 लाख और रैंडी वीवर को $1 लाख दिए गए, जो कुल मिलाकर $3.1 मिलियन हुआ विकी और सैमी वीवर की मौत की वजह से। साल 1998 में वीवर ने अपनी किताब द फेडरल सीज एट रूबी रिज इन अवर ओन वर्ड्स लिखी और गन शोज में घूम घूम के अपनी किताब बेचता रहा। 1999 में उसने लीगल सेक्रेटरी लिंडा ग्रॉस से शादी कर ली, जेफरसन आयोवा में। रूबी रिज घटना के बाद वीवर की सोच काफी बदल गई थी। 18 जून साल 2007 को वीवर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवर्ड और एलन ब्राउन के साथ दिखा दिया गया, जिसमें उसने कहा, मुझे अब मरने का डर नहीं, मुझे आफ्टर लाइफ के बारे में क्यूरियोसिटी है और मैं एक एथिस्ट हूं। रूबी रिज की घटना एंटी गवर्नमेंट पॉलिटिकल विचारधारा और पॉपुलर एंटरटेनमेंट का एक बड़ा हिस्सा बन गई। सीबीएस ने 19 मई और 21 मई को साल 1996 को रूबी रिज एन अमेरिकन ट्रेजेडी नाम से एक मिनी सीरीज दिखाई, जो जेस वॉल्टर की किताब एवरी नी शॉल बो पर आधारित थी। इसमें लॉरा डर्न और विकी का कर्स्टन डस्ट ने सारा का, रैंडी क्वेड ने रैंडी वीवर का और बो ग्रिट्स का रोल बल गंटन ने निभाया। उसी साल एक टीवी मूवी जिसका नाम था द सीज एट रूबी रिज वो भी आई। साल 2000 में रूबी रिज के नाम की एक डॉक्यूमेंट्री लर्निंग चैनल पे आई, जिसमें रैंडी और रेचल वीवर
FBI साइट कमांडर यूजन ग्लेन, HRT नेगोशिएटर फ्रेड लेस्ली और सिविलियन नेगोशिएटर बो ग्रिट्स और जैकी ब्राउन के इंटरव्यू लिए थे। रैंडी वीवर का 11 मई साल 2022 को 74 की उम्र में 1 महीने की बीमारी के बाद देहांत हो गया। आप में से बहुत सारे लोग कोई अनसॉल्व मिस्ट्री, कोई मर्डर केस, ऐसे किसी टाइप के केस का इंतजार कर रहे थे, बट ये केस बहुत ही अलग था। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा था और मैंने कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के बाद, यानी काफी लंबे टाइम के बाद, एक पॉलिटिकल ड्रामा को कवर किया है। अगर मैं इस केस पे कमेंट करूं, यानी अपनी राय रखूं, तो जो विकी वीवर और सैमी वीवर के साथ हुआ वो बहुत ही ज्यादा गलत था, बहुत ही ज्यादा दुखद था। लेकिन जो हमारे रैंडी वीवर ने किया वो भी अपनी जगह बिल्कुल गलत था। लेकिन ये केस, ऐसे बहुत सारे केस ये चीज दिखाते हैं कि हमारी सरकार और जो एजेंसीज को वो लोग चला रहे हैं उनके पास कितनी ज्यादा पावर है, जो कि बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी है और जिसका ज्यादातर टाइम वो लोग गलत यूज करते हैं। अब आप लोगों का क्या कहना है ऐसे किसी केस के ऊपर या इसी पर्टिकुलर केस के ऊपर? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जब तक हम लोगों की अगली मुलाकात नहीं होती तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज करना है। अलविदा।